दुनिया भर के बाजारों से आज है बेहतरीन मजबूती के संकेत और वैलेंटाइंस डे के दिन जो बाजार को और आप सबको ज्यादा पसंद है, ज्यादा प्रिय है, वो है तेजी। और आज इसके पूरे पूरे आसार बनते हुए, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या रेंज के बाहर निकलेंगे या आज रात के अमेरिका के महंगाई के आंकड़ों का करना है इंतजार, रहेगा इसी पर फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। क्या वैलेंटाइंस डे बाजार का मूड सुधारेगा, ये आज के लिए सवाल। सुधारना तो चाहिए चाहिए और वैसे तो इससे बढ़िया संकेत तो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि जिनके दम पर आप शुरुआत करें। तो मेरे ख्याल से दीप, संकेत तो वैसे ग्लोबल संकेत तो काफ़ी बेहतर है। लोकल संकेतों में कोई खास बदलाव नहीं है। पहले एक बार ट्रिगर्स देख लें जी सर, और उसके दम पर बढ़ते हैं आगे। और आज की ट्रिगर्स में अमेरिकी बाजारों से तेजी हुई है और भरपूर तेजी होती दिखी है। और महंगाई के आंकड़े जो आज रात अमेरिका में आने वाले हैं, उससे पहले जमकर एक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है। हमारे महंगाई के आंकड़े आ चुके हैं और थोड़े डराने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं। खराब आंकड़े, 3 महीने की ऊंचाइयों पर हमारी महंगाई पहुंचती हुई दिख रही है, फिर से 6.5%। अदानी मामले में सरकार और से भी एक्शन में आती हुई दिख रही है। सरकार ने कहा कि वो कमेटी बनाने को तैयार है और साथ ही सेबी ने कहा कि वो हिंडनबर्ग के आरोपों की कर रहे हैं जांच। और इस बीच अदानी एंटरप्राइजेज आज अपने नतीजे पेश करेगा। अपोलो, बाटा जैसे, बायोकॉन जैसी और भी कंपनियां। तो आज निफ्टी की कंपनियां नहीं है, लेकिन वायदा कारोबार की कंपनियां हैं जिनके नंबर्स, निफ्टी की 5 कंपनियां माफ कीजिएगा और वायदा कारोबार की 11 कंपनियां, यानी कि फुल एक्शन रिजल्ट। फुल एक्शन है सर। बस आखिरी 2-3 दिन बाकी है ना, बस नतीजों के। 14 फरवरी हो गया ना। हाँ, बस आमतौर पर 15 फरवरी को खत्म हो जाता है। यही हफ्ता है तो बस ठीक है। तो नतीजों का सीजन रहेगा पूरे जोरों पर। बिल्कुल, तो नतीजों का सीजन तो पूरे जोरों पर है सर। उस पर तो आपकी राय भी लेनी है। स्टॉक्स की हम रोज की तरह बात करेंगे, बट महंगाई इस पर पूरा फोकस है सर। और अमेरिका की महंगाई पर तो हमारी नजर है। हमारे इन्फ्लेशन को क्या हो गया अनिल जी? अनुमान था कि चलिए 5.25% से बढ़कर 5.9, मे बी मैक्सिमम 6% आएगा, तो 6.5% आ गया सर, 3 महीने की ऊंचाई। चौंकाने वाला है और थोड़ा डराने वाला भी। और शायद एसजेएक्स निफ्टी का जो आप ठंडा रिस्पॉन्स देख रहे हैं अमेरिका की तेजी पर, उसके पीछे ये आंकड़े हैं। सबसे बड़ी बात ये कि इस आंकड़े को देखकर जो आरबीआई ने पिछली बार ब्याज दरें बढ़ाई, वो थोड़ी जस्टिफाई और हो जाती है और आगे के लिए खतरा टलता नहीं है, क्योंकि अभी भी महंगाई फिर 6.5% है। तो आरबीआई अपने आप को जस्टिफाई कर सकता है। 6.5% की महंगाई और 6.5% की आपकी रेपो रेट बराबर है। तो जो हम सोच रहे थे भाई कि महंगाई दर अगर और घट जाए, पॉजिटिव में आ गए हैं, अब तो कोई प्रॉब्लम। गवर्नर साहब सही हो गए। हाँ, और हो गए, उसमें क्या सही है। तो जो अगर गवर्नर साहब का डिसीजन सही है तो वो क्रेडिट भी देनी चाहिए, ऑफ कोर्स सर, है ना। तो इस नंबर से तो गवर्नर साहब ने जो किया वो साबित होता है कि हाँ ठीक ही किया, गलत नहीं किया। नहीं तो काफ़ी लोग ये मान रहे थे कि बढ़ाने की जरूरत नहीं, ग्रोथ पर असर आएगा भी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आप कहने में कह भी सकते कि एक महीने की महंगाई से देखकर आप शायद डिसीजन न लें, लेकिन हाँ बढ़कर आना चिंता की बात तो है। और बढ़कर आने में जो बड़े जो कॉन्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं जो फैक्टर्स हैं, एक खाने पीने की चीज़ों की महंगाई है, वो बढ़ती हुई दिख रही है। और ये महंगाई कम होने वाली है भी नहीं, क्योंकि लगातार एमएसपी बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि आपको रूरल इकोनॉमी को बूस्ट मिल सके। और जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, खाने पीने का इन्फ्लेशन महंगा होता ही है, वो बढ़ता ही है। तो एक वो है। दूसरा इन्फ्लेशन का जो कंपोनेंट है वो एनर्जी कॉस्ट है, जिसमें आप पेट्रोल डीजल के दामों की वजह से जो महंगाई आती है, वो अगर चाहें तो कम कर सकते हैं। वो करना संभव है, क्योंकि अगर आप चाहें तो थोड़ी एक्साइज कम कर दें और उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आ जाए। अब वो कब चाहेंगे कब नहीं चाहेंगे वो कहना मुश्किल है। हमारी तेल कंपनियां ही नहीं कम कर रही सर पिछले समय से। ये हालत है, क्योंकि टैक्स कलेक्शन आपका जोरों में है। और अगर इस वक्त सरकार चाहे थोड़े से पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दे, ड्यूटी घटाकर, तो ये महंगाई काबू में आ सकती है। या फिर सरकार को पता है कि ये तो हम जब चाहे हम कर ही लेंगे, इसके बगैर काबू में आ जाए तो बढ़िया, ताकि टैक्स कलेक्शन कम ना हो। सो आई थिंक फैक्टर क्लियर कट है। अल्टीमेटली अगर कच्चे तेल के दाम है $85 के आसपास और बहुत ना बढ़े तब तो ठीक है, बढ़े तो फिर से महंगाई बढ़ने का डर है। तो ये आंकड़े जो आए, थोड़ी चिंता की बात, इसमें कोई डाउट नहीं है ही। हाँ, डर तो है और चिंता भी है। डर तो है, चिंता तो है। तो चलिए, महंगाई के आंकड़े हमारे बढ़कर आए और काफ़ी ज़्यादा बढ़कर आए तो ठीक है, एक्सपेक्टेशन भी थी, बट जिस तरह से बढ़े वो परेशानी है। अमेरिका में क्या हो सकता है सर, क्योंकि उनके भी महंगाई के आंकड़े, एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पर पिछले कुछ महीने को गिरावट का ट्रेंड रहेगा 6.5 से 6.2, बट इतना क्या ऑप्टिमिज्म है कि इस अहम आंकड़े से पहले डेज हाई पर बाजार बंद हुए हैं और वो भी अच्छी खासी तेजी के साथ। सरप्राइजिंग है। और मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा कि इतनी तेजी के साथ बंद होते दिख रहे हैं, क्योंकि अगर आप
कम उम्मीदों के साथ महंगाई के आंकड़ों पर जाएं और उसके बाद रिएक्शन आए तो ज्यादा बढ़िया है। बिल्कुल सर। थोड़े से बॉन्ड यील्ड भी घटकर आए और डॉलर इंडेक्स भी हल्का सा नरम हुआ है। नरम तो क्या कहेंगे, सेम ही रहा है बेसिकली, आप ये कह सकते हैं। लेकिन जहां आप 25-50 पॉइंट की कमजोरी की आशंका लेकर बैठे थे 3:30 बजे, और उसके मुकाबले में अमेरिकी बाजारों में जो तेजी हुई है वो भरपूर हुई है। दीप, वैसे तो अमेरिकी बाजार भी सुस्त हैं, क्लियर कट डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं, 1-2 दिन बढ़ते हैं 1-2 दिन घटते हैं, लेकिन हाँ ये नंबर एक जरूर है जिसके दम पर अमेरिकी बाजार कुछ हद तक अपना डायरेक्शन आगे लेने वाले हैं, और वो आपके लिए साफ नजर आता है। तो मेरे ख्याल से जो आंकड़े मजबूत आए, कहीं न कहीं अमेरिका को ये लग रहा है कि महंगाई के आंकड़े राहत देने वाले होंगे और ट्रेंड बताने वाले होंगे कि ट्रेंड नीचे की तरफ है और तेजी से नीचे आने की तरफ है, और उसी के दम पर चढ़े हैं। उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी आज की अमेरिकी बाजारों की ट्रेडिंग सेशन कैसी रहती है वो इम्पोर्टेंट है। एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग दिख रही है दीप, अमेरिकी बाजारों के लिहाज से देखें तो ऑफ लेट सारा का सारा एक्शन अमेरिकी बाजारों का अगर आप नोट करें तो पूरा बाजार में हो रहा है, फ्यूचर्स में बिल्कुल भी नहीं। एक जमाना था फ्यूचर्स डिसाइड करते थे कि बाजार कैसे खुलेंगे, अब वो वक्त आ गया अमेरिकी बाजारों में, आप देखिए हफ्ते 10 दिन से कि फ्यूचर्स डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि अमेरिका में रात को ट्रेडिंग सेशन कैसा होगा। एग्जैक्टली। तो फ्यूचर्स में लोगों का इंटरेस्ट कम होता दिख रहा है, फ्लोज पर ज्यादा जा रहा है। जब फ्लोज के हिसाब से अगर आपको अमेरिकी बाजारों का एक्शन दिखे, यानी कि उस दिन बिकवाली और खरीदारी के आंकड़े कैसे आएंगे, उसके दम पर अमेरिकी बाजार एक्शन दे रहे हैं, न कि फ्यूचर्स के दम पर। और फ्यूचर्स के दम पर एक्शन नहीं देने की वजह सबसे बड़ी ये है कि बहुत ज्यादा ट्रिगर्स नहीं दिख रहे, और बिना ट्रिगर्स के भी अगर बाजार एक्शन दिखा रहे हैं तो वो स्क्रीन पर ही दिखा रहे हैं। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली फ्यूचर्स के साथ जो अमेरिकी बाजारों की लिंक है वो कहीं न कहीं टूटती हुई दिख रही है। तो अब हमारे लिए समस्या क्या है, समस्या भी समझ लें या फिर आराम भी समझ लें कि 3:30 बजे फ्यूचर्स कहाँ है, उसके दम पर अगर आप ये कोशिश करें कि रात को यही होगा, हाँ तो मुश्किल काम है। और वो हो नहीं रहा। कम से कम पिछले कई सेशन से देखिए, जैसा फ्यूचर्स दिखा रहे हैं वैसा तो नहीं हो रहा। सो आई थिंक इसलिए हम बार बार कहते हैं कि कल भी 3:30 बजे 3:20 की स्ट्रेटेजी में यही बात कर रहे थे कि एक्चुअली क्या होगा पता नहीं। और आप सोचिए 450 पॉइंट डाउ बढ़ा है, उसके बावजूद हम फ्लैट खुल रहे हैं, राइट। सो कुछ हद तक हमारा मूवमेंट अमेरिका के मुकाबले में काफी कम हो गया, 1-on-1 कोरिलेशन कम हो गया, अमेरिका के फ्यूचर्स और अमेरिका के मार्केट का एक्चुअल एक्शन का कोरिलेशन कम हो गया। तो बहुत सारे कोरिलेशन धीरे धीरे कम हो रहे हैं, और ऐसी सिचुएशन ज्यादा लंबी चलती नहीं कायदे से। अब ये बदलने वाली है। अब ये बदलने वाली कब है, शायद कल आज रात को, मतलब अमेरिका के महंगाई के आंकड़े देखकर उसके बाद डिसाइड कर लें, या थोड़ा और वक्त 2-4 दिन का लग सकता है, ये देखने वाली बात है। अब एक और प्रॉब्लम ये है दीप कि हमारा रिजल्ट सीजन भी खत्म हो जाएगा। अभी तक तो ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको बात करने के लिए बहुत कुछ है, पिक एंड चूज है, ये रिजल्ट कवर करेंगे ये नहीं करेंगे, बाद में तो ढूंढने से खबरें नहीं मिलेगी आपको। सुबह हम बात क्या करेंगे? बस यही, हम रेड एंड व्हाइट पहनने वालों की बात ही कुछ हो ये और क्या, बात करने के लिए तो बहुत कुछ मिल ही जाएगा, निकल ही जाएगा, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। लेकिन हाँ, फिर भी ये बात है कि ट्रिगर्स कम हो जाते हैं तो आपके लिए कुछ ना कुछ नया सोचना पड़ता है। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि थोड़े आपको जब तक रेंज से बाहर नहीं निकले तब तक वही निचले सिरे पर लगेगा कि टूटने वाला है, ऊपर के सिरे पे लगेगा कि बाहर निकलने वाला है, हो कुछ नहीं रहा है, वही फंसे पड़े हम। बिल्कुल। ये बीटीएसटी ट्रेडर्स के लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना सर, अगर ऐसे ही मार्केट रहा तो कोई जरूरी थोड़ी कि कसम खा के निकले घर से कि आज करेंगे कुछ तो करना होता है। हाँ, कुछ करना होला तो फिर ठीक है, वो जिनको कुछ ना कुछ करना है उनके लिए तो वो रिस्क हमेशा रहती है। लेकिन दीप, मुझे नहीं लगता ऐसे कुछ बहुत, मतलब इस तरह के मार्केट में करने की जरूरत क्या है। हाँ, जरूरत क्या है, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, और या फिर करना तो ऑप्शंस के जरिए, उसमें भी पैसा बनाना। रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेडर्स पैसा नहीं बना सकते, और वोलेटाइल मार्केट में अगर आपका डायरेक्शन गलत हो तो पैसे लगते भी जल्दी है। तो अगर इतने सिंपल सी चीज है दीप, अगर ट्रेडिंग करके इस तरह से पैसा बनाना आसान काम होता तो सबसे ज्यादा लोग यही काम कर रहे होते दुनिया में। सबसे ज्यादा लोग यही कर रहे होते हैं, करेक्ट। बिल्कुल। 9 से 3:30 किया आराम, उसके बाद एंजॉय योर लाइफ, अच्छी लाइफ है उसके बाद, फर्स्ट क्लास। जो कमाया दिन भर में वो शाम को खर्च करो, आराम से पार्टी करो, खाओ पियो, मस्त रहो, घूमो फिरो। इतना आसान नहीं है ना, इतना आसान नहीं है एक्चुअली। आप 3:30 से सुबह 9 बजे तक क्या करते हैं बाजार बंद होने के बाद और बाजार खुलने के पहले। और ये मैं बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ी चीज़ कह रहा हूँ कि 3:30 के बाद और 9 के पहले क्या करते हैं, वो एक सक्सेसफुल या
खराब ट्रेडर की डेफिनेशन बनाता है। तो अगर किसी ट्रेडर को ये लगता है कि मैं 9 से 3:30 बजे तक स्क्रीन के सामने बैठा हूँ और मैं ट्रेड करके पैसा बना रहा हूँ, ये गलत है। आपकी ट्रेडिंग स्किल 3:30 के बाद भी उसी तरह से परखी जाती है कि आप अपना टेम्परामेंट, अपने फ्लोज, अपने चार्ट्स, अपनी स्किल्स, अपने डेटा को किस तरह से शार्प करते हैं और उसके बेसिस पे नेक्स्ट डे आप मैदान में कैसे उतरते हैं। तो ये कई बार ये लगता है ना लोगों को क्या है जो आएगा सामने देख लेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको अपनी तैयारी के साथ उतरना होता है। ये तैयारी आपकी 3:30 के बाद शुरू होती है। उससे पहले हाँ, मतलब ये हार्ट का ऑपरेशन है। आप मतलब ना हार्ट खोल के सर्जरी करते वक्त नहीं सीखोगे कि क्या कौन सी नली किधर जा रही है। ये पहले सीख के तैयारी के साथ उतरना पड़ता है। इसलिए ट्रेडिंग करना स्किल जॉब है, फुल टाइम जॉब है, नॉलेज के साथ है। ऐसे अंदाज से करेंगे तो नहीं होगा। एग्जैक्टली। चलिए, तो फिर आज की नॉलेज दें सर, आज क्या करना है, बाजार का क्या संकेत है? सीन ठीक है दीप, ग्लोबल संकेत पॉजिटिव है। कल अपने सारे के सारे न्यूट्रल थे, आज एक पॉजिटिव है ग्लोबल और बाकी सारे के सारे हैं न्यूट्रल। हालांकि देखने पर आपको लगेगा एफआईज और घरेलू फंड्स के डेटा थोड़े बेहतर होते हुए दिख रहे हैं, जो मैं आपको यहीं टच कर दूं। एफआईज के नंबर आपके सामने रख दूं। 1322 करोड़ की कैश मार्केट में एफआईज की खरीदारी का आंकड़ा है और ये लगातार दूसरे दिन एफआईज ने 1000 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी का आंकड़ा दिखाया है। हमारी टीम निकाल कर बताएगी पिछली बार कब ऐसा हुआ था लगातार दो दिन कैश मार्केट में। नो डाउट 2500 करोड़ की कोफोर्ज की जो ब्लॉक डील थी उसका भी असर है इसमें। जाहिर सी बात है कई फंड्स ने खरीदा होगा। सो 2500 करोड़ की ब्लॉक डील में से 1350 करोड़ वो निकाल दो। 500 करोड़ की लोकल फंड्स की खरीदारी, तो 500 करोड़ तो नेट ऐसे देखा जाए तो इससे खरीदारी का आंकड़ा है। हाँ है, दिखा नहीं स्क्रीन हाँ, पर, स्क्रीन पर दिखा नहीं। तो खरीदारी का आंकड़ा है नहीं, क्योंकि जितनी बिकवाली हुई है उसके हिसाब से ठीक है। बट ओवरऑल नंबर्स ठीक है। 1311 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे हैं एफआईज ने, तो लगभग बराबरी का मामला है। 90 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स, तो इसीलिए मैंने डेटा न्यूट्रल रखे हैं। तो नेट में न्यूट्रल है, लोकल फंड्स के डेटा भी और एफआईज के भी। वायदा कारोबार के डेटा न्यूट्रल है, सेंटीमेंट न्यूट्रल है और ट्रेंड भी आपका न्यूट्रल है। दिनों में कोई बदलाव नहीं। तो चलिए, एक तो पॉजिटिव हुआ कल के सारे न्यूट्रल के मुकाबले। बड़े लेवल्स 17,650, 17,725 आज के लिए सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे जाने की संभावना वैसे कम है, लेकिन नोट करके रख ले खाली पर्पस, एकेडमिक पर्पस से। 17,550, 17,600 मजबूत खरीदारी की जगह। ऊपर 17,800, 850 इस रेंज के आसपास खुलकर टाइम पास करेंगे, देखेंगे ताकत और है या नहीं। अगर गलती से निकल गए ऊपर तो 17,875, 17,950 स्ट्रॉन्ग सेल जोन है आपके लिए, जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग, बिकवाली, शॉर्ट जो आपको ठीक लगे वो सब कुछ करना चाहिए। बैंक निफ्टी 41,000, 41,150 ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा दिन के लिए। और इसके ठीक नीचे 40,600 से 40,750 वो रेंज होगी जो आपके लिए खरीदारी का मौका बनाएगी और यहाँ पर आपको खरीदारी जरूर करनी चाहिए। ऊपर की तरफ 41,425, 41,550 पहली रुकावट की जगह। इस रेंज में खुलकर हम टाइम पास करके देखेंगे और ताकत कितनी है। 41,625, 41,775 ये वो रेंज है जहाँ पर आपको 100% प्रॉफिट बुकिंग, बिकवाली और शॉर्ट सब कुछ करना चाहिए। तो दोनों तरफ ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे पर बेचने से न डरें और निचले सिरे पर खरीदने से न डरें, क्योंकि कल आपको याद होगा दीप खरीदारी की रेंज 17,725, 17,800 थी और 17,850 से 900 के ऊपर खरीदारी बिकवाली की रेंज और 880 का हाई। तो दोनों तरफ बाजार फंसा हुआ है और उस रेंज में आपको कॉन्ट्रा ट्रेड लेने पर ही पैसा बनेगा। और कॉन्ट्रा ट्रेड भी आपको टुकड़ों में लेना है, एक ही बार में बेच देने पर, अनलेस कि आप एकदम टॉप पर बेच रहे हो तब तो ठीक है, वो तो आपकी किस्मत है। नहीं तो फिर टुकड़ों में ही आपको बेचना है, टुकड़ों में ही खरीदना, तभी पैसा बनेगा। आसान काम है नहीं इंडेक्स में पैसा बनाना इस वक्त। ऐसे इंडेक्स में तो सर मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एफआईज की पोजीशनिंग भी हम देख रहे हैं सर, नहीं बदल रही है, 18% पर ही है। कल पुट कॉल रेशियो काफी तेजी से गिरकर आया, बैंक निफ्टी दोनों में घटा है। हल्के बाजार है और हल्के बाजार में डेटा इतने खराब नहीं है एफआईज लोकल फंड्स के, भले एडजस्टमेंट के साथ हो। आपके ग्लोबल मार्केट्स ठीक है, तो एक हल्का शॉर्ट कवरिंग का मौका बनता है। खाली खराबी एक ही चीज की, नेगेटिव एक ही चीज का है, वो ये कि आपका इन्फ्लेशन का डेटा हमारा बढ़कर आया है। इसके अलावा सारी चीजें ठीक है, तो थोड़ा बढ़ सकते हैं, थोड़ा बढ़ेंगे ऊपर सप्लाई आ जाएगी, घटेंगे खरीदारी आ जाएगी, वो सिंपल सी चीज है। और ऐसे में आपको स्टॉप लॉस रखना है लॉन्ग पोजीशन पर। इंट्राडे स्टॉप लॉस और क्लोजिंग स्टॉप लॉस एक ही रखा है 17,700 का। जिनको थोड़ी और रिस्क लेने की इच्छा है, थोड़ा लंबा रखना है, 17,650 कर सकते हैं। क्लोजिंग तो 17,700 ठीक है, इंट्राडे चाहें तो आप 17,650 पर ले जाएं, आपकी मर्जी पर है। मेरे हिसाब से 17,700 काफ़ी है। कल भी यही स्टॉप लॉस था दीप, 17,720 से घूम गए हम। सो आई थिंक स्टॉप लॉस ठीक है। ठीक है। बैंक निफ्टी
41,000 ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों, क्लोजिंग बेसिस पे 41,350 का कल स्टॉप लॉस था, आपका टूटा। 17,850 के नीचे पहला लेवल था जिसके नीचे आप बंद हुए, तो शॉर्ट टर्म के लिए खराबी हुई। और अब आज आपको 41,000 का स्टॉप लॉस रखना है इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही बेसिस पर। ठीक है, ठीक है सर, फेयर है। शॉर्ट साइड पे पे 17,925 ये आपका स्टॉप लॉस होगा। इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी एक ही रखिए, जिनको दूर का रखना है। और 18,025 मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, लंबा रखना है तो 18,025। बैंक निफ्टी 41,800, इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों यही काफ़ी है, जिसको दूर का रखना है 42,000। आपकी चॉइस पर है, जहाँ चॉइस बनती है मैं दे देता हूँ। जिसको 42,000 रखना है 42 रखे, अदरवाइज 41,800 भी काफ़ी है आपके लिए। गॉट इट सर। चलिए, तो ये रहे मौजूदा स्टॉप लॉसेस। नई पोजीशन सर फिर खरीदारी करने की राय है निफ्टी पर, और 17,700 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करनी चाहिए आपको। ज़्यादा दूर लगाना है तो 17,650, बाकी मेरे ख्याल से 17,700 काफ़ी है। 650 लगाए, 650 से रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। 17,650 का स्टॉप लॉस है। 800, 850 दो छोटे टारगेट, 875, 902 मीडियम टारगेट, 975 और 18,000 के बड़े टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी निफ्टी में। बेचना है 17,850 से मूड बनाइए, 850, 875, 900 टुकड़ों में बेचिए। 850 से 925 की रेंज है अच्छी, मूड माहौल देखकर बेचिए वहां पर। 18,025 थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, वही लगाइए ताकि ट्रिगर ना हो। नीचे की तरफ जो टारगेट बनेंगे 17,800, 17,775 दो छोटे टारगेट, 17,750 और कल का लो 17,725 दो मीडियम टारगेट। इसके नीचे गए तो 17,700 और 17,650 तक जा सकते हैं, वहां पर अपने को शॉर्ट पोजीशन कवर कर लेनी है। सिंपल। तो इतना बड़ी वीकनेस भी नहीं दिख रही थी, ना बड़ी तेजी है ना बड़ी मंदी। अभी भी ऐसा लग नहीं रहा कि 450 डाउ बढ़ गया तो हम निकल जाएंगे। सी अब क्या था दीप, अगर ये 450 डाउन नीचे होता, ठीक है, और हमारे महंगे भी खराब, तब तो अपने लिए ठीक है कि अब तोड़ना नीचे जाना है। राइट, अब वो भी तो नहीं होता, वो भी तो नहीं है। मतलब एक अच्छा एक खराब हो गया, फिर अटक गया। दोनों अच्छे होते तो ऊपर निकल जाते। अब वही प्रॉब्लम है ना, अगर ये महंगाई आपकी घट के आ जाती अच्छी खासी बढ़ने की बजाय, तो अरे वाह डाउ भी ऊपर हम भी ऊपर, चलो दौड़ लगाते हैं। तो दोनों ही तरफ ऐसा मामला फंसा हुआ है ना, और आज भी फंसा रहेगा, नहीं बंद होगा वो। न तो उसको 17,600 के नीचे बंद होना है, ना 17,650 था मेरा, 600 मान लीजिए, 17,600 के नीचे बंद नहीं होगा, 17,850 के ऊपर, 17,900 के ऊपर बंद नहीं होगा। 600, 900 वो 300 पॉइंट का ऐसा बना हुआ है ना, न इसके नीचे जाता है न इसके ऊपर जाता है। लिक्विड ऑक्सीजन एग्जैक्टली वैसे हाल है। बैंक निफ्टी एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए खरीदारी करने की राय है। बैंक निफ्टी में 41,000 के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट जो बनेंगे 41,375, 425 दो छोटे टारगेट है, 41,500, 550 और 625 तीन मीडियम टारगेट है। 675 से लेकर 775 के बड़े टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली बैंक निफ्टी में, सॉरी खरीदारी बैंक निफ्टी में। बिकवाली करने का नंबर अब आ रहा है आपके लिए, और ये बेचना है 41,500 से मूड बनाए, यहां बेचो कि थोड़ा ऊपर, कोशिश करो थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर बेच पाए तो बहुत बढ़िया। और बेचने के लिए अच्छी जगह 41,550 पे थोड़ा 625, 675, 725 अलग अलग टुकड़ों में आप बेचते रहें। 550 से 675 अच्छी रेंज जहां पर आप बेच सकते हैं। 800 का स्टॉप लॉस लगाएं, 775 का हाई बनाया हुआ है हमने, 800 का स्टॉप लॉस लगाकर वहां पर आपको बेचना है। टारगेट जो बनेंगे 41,500, 41,425 दो छोटे टारगेट हैं, 41,375, 41,275 दो मीडियम टारगेट है, 41,150 से लेकर 41,100 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है बिकवाली भी। अच्छा, स्टडी बड़ी आराम से और अच्छी बन रही है एकदम, कोई ज़्यादा लेवल्स और रेंज बाउंड मार्केट है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है, और दोनों तरफ की सही भी पड़ रही है। वो भी लेवल्स आ रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहा है, वो मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है उसको। एक चीज यहाँ पर एक्शन जरूर हुआ है सर, वो है आपकी बैन लिस्ट डबल हो गई है। इंडिया बुल्स अंबुजा दोनों बैन में थे, उसको कंपनी देने के लिए पीएनबी और बीएचईएल ये भी बैन में आ गए, दोनों की कल हम बात भी कर रहे थे। तो 4 स्टॉक्स हैं आज बैन में, पीएनबी, बीएचईएल और साथ ही इंडिया बुल्स हाउसिंग और अंबुजा भी। बाकी डेटा भी जरा समझाएं, वायदा कारोबार का इंपॉर्टेंट लेवल्स है दीप 17,800। सो अगर आप 300 पॉइंट बढ़कर आज ट्रेड करते हैं, सॉरी 30 पॉइंट माफ कीजिएगा, 17,770 पे आप बंद हुए, 17,800 पर आप ट्रेड कर रहे हैं। 30 पॉइंट जब तक बढ़ जाए तब तक आप तेजी में नहीं है, कल जैसी है। 17,800 से गिनने का 1 पॉइंट, ठीक है, ठीक है। क्यों? 17,800 के पुट पर 48 लाख शेयर हैं, और कॉल्स में 79, 80 लाख शेयर हैं, जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। तो सॉरी हाईएस्ट नहीं है, माफ कीजिएगा, हाईएस्ट तो 18,000 पर है। तो एक तरफ 50 लाख शेयर हैं, एक तरफ 80 लाख शेयर हैं,
ठीक है, इसलिए 17,800 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेंगे तो वहाँ से आपको तेजी गिननी है। तो कॉल राइटिंग कल ज़बरदस्त होकर रखी, 800 पे कल लोगों ने भर भर के कॉल बेचे और आज भी इसलिए उठ भी नहीं पा रहा है एसजीएक्स। सोचो तो अगर एसजीएक्स ने कमाल किया थोड़ा सा, अगर शॉर्ट कवरिंग या खरीदारी आ गई तो मज़ा भी आ सकता है, फिर 850 875 आज दिख भी सकता है, बड़ी बात नहीं है। तो 17,800 के ऊपर टिकना जरूरी है और नीचे में 17,700 के आसपास सपोर्ट है। बैंक निफ्टी एक ही लेवल है दीप, मेक और ब्रेक 41,500, और यहाँ पर भी एक ही चीज़ है, जब तक आप 200 पॉइंट ना बढ़ जाए 41,500 से तेजी गिननी है। 41,500 के नीचे जब तक है, यानी कि 218 पॉइंट आपके पास में नीचे का क्वेश्चन है, तो इसलिए 41,500 के ऊपर से तेजी बनना शुरू हो गई। और वजह बता दूं, 41,500 के पुट पर 26 लाख शेयर हैं और कॉल्स में 50 लाख शेयर है, डबल, और 26 लाख कल ही जुड़े हैं। तो 41,500 550 पार करने में नानी याद आ जाएगी, बुरा हाल हो जाएगा। और वहाँ पर ही से ही प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाएगी 500-550 के आसपास से। लेट्स सी, अगर अनलेस कि आपको डाउ वाउ बहुत जोर से भागता हुआ नजर आए फ्यूचर्स पे, तब तो अलग बात है। अदरवाइज, और डाउ फ्यूचर्स पे आजकल ज़्यादा उम्मीद रखना बेकार है, ये हिलते ही नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं आता, बढ़ते भी नहीं, घटते भी नहीं है। घटने में फिर भी 100-125 घट जाएंगे, बढ़ने में तो हिलता ही नहीं है। एग्जैक्टली, है ना। तो इसलिए डाउ से ज़्यादा उम्मीद की इच्छा अपेक्षा नहीं करें, ना करें। ठीक है, चलिए एक जगह जहां पर एक्शन आता है वो है आपके लिए स्टॉक्स, और वहीं पर करते हैं फोकस। आइए बिगुल, स्टॉक ऑफ द डे। बताएं सर, क्या रेडार पर है आज? आज का स्टॉक ऑफ द डे है नायका, और बेचने की राय है। अच्छा, हालांकि कैश मार्केट का पिछले वीक रहे, हफ्ते भर में 10% बढ़ा है। यस, हालांकि 3 महीने में 25-30% घटा है, लेकिन आज का एक्सीडेंट हो सकता है। और एक्सीडेंट से मेरा मतलब है 4-5% तो कहीं नहीं गया। अगर इससे ज़्यादा घट जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, 8-10% भी घट जाए तो। इसकी वजह ये दीप की ऑपरेशनली परफॉर्मेंस बहुत खराब है। मार्जिन्स वही 5.25% के आसपास आए हैं, मुनाफा उम्मीद से कम है, कामकाजी मुनाफा कम है, इनकी डिप्रिशिएशन कॉस्ट जमकर बढ़ रही है, फाइनेंस कॉस्ट बढ़ रही है जिसमें पैसे जाते हैं एकदम, बिल्कुल हार्डकोर कैश जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो इनका कोर बिजनेस है कॉस्मेटिक्स का, उसकी ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर बड़ी निराशा है। तो बाकी बिजनेस, फैशन बिजनेस वगैरह, इससे थोड़ी ग्रोथ आई, उससे नंबर ऑन द फेस ऑफ इतने खराब नहीं दिख रहे। लेकिन नायका को वैल्यूशंस और जो कुछ भी ब्रांड जो बनी है वो कॉस्मेटिक्स की वजह से बनी है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि आज नायका खराब। हाँ, तो न्यू एज ई कॉमर्स कंपनी में सबसे खराब नंबर अब तक के किसी के आए हैं तो वो नायका के ये है। कुछ और कैश के स्टॉक्स हैं, उनको भी मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन एक और स्टॉक है जिसके नंबर्स आपको ऑन द फेस ऑफ इट काफ़ी खराब दिख रहे हैं, जी एंटरटेनमेंट के। और बड़ा गैप से नीचे खुल भी सकता है, गिर भी सकता है स्टॉक, क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम्स का भी उसमें काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन है, 170 करोड़ का। रेवेन्यू भले ही फ्लैट है, लेकिन आप देखिए साल दर साल कामकाजी मुनाफा घटा है, मार्जिन 16% के आसपास है। लेकिन ये स्टॉक अगर अच्छा खासा घटता है आज, तो फिर ये लेने का मौका देगा आपको। अगर समझो आपको 200-205 रुपए की रेंज में आता हुआ दिखे, तो वहाँ पर आपको अब खरीदारी करें। अब भाव से ठीक हो गया है, हर स्टॉक आप देखिए, कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो पिछली तिमाही से लेकर उसके 1-2 तिमाही से लेकर लगातार गिर रहे हैं। जहां आपको परिवर्तन आने के संकेत मिलेंगे, वहां पर हल्की फुल्की खरीदारी का मौका। तो मेरे ख्याल से अगर एक बड़ा गैप डाउन आज मिलता है जी में, तो नीचे के लेवल पे यहाँ खरीदारी कमजोर होगा है, ये बात पक्की है, होना भी चाहिए। तो वो ये जी को लेकर है। दूसरे दो कैश के इंटरेस्टिंग स्टॉक्स है जो हाल ही के लिस्टेड कंपनियां हैं। एक तो है मेदांता हॉस्पिटल ग्लोबल हेल्थ, जहाँ बाकी हॉस्पिटल और फोर्टिस के स्पेशली बड़े खराब नंबर्स थे, उसके सामने मेदांता ने अच्छे नंबर्स पेश किए हैं। मतलब 23% का मार्जिन किसी हिसाब से खराब नहीं कह सकते हैं। इबिटा 18% बढ़कर आया है, रेवेन्यू 19% बढ़कर आया है, एक्सपांशन भी है। तो मुझे नंबर्स ठीक लगे मेदांता के। ज़्यादा भागेगा नहीं, थोड़ा बढ़ सकता है। और लैंडमार्क कार्स, जो ऑटोमोबाइल मार्केट में जो तेजी चल रही है, बिल्कुल सर, वो दिख रही है दीप। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि कमेंट्री जो है बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग कमेंट्री मैनेजमेंट की तरफ से आ रही है। तो लैंडमार्क कार्स भी अच्छे नंबर्स हैं। हाल ही के लिस्टेड कंपनी ने कहा कि इनमें कई लोगों के पास अलॉटमेंट है ना, मैंने कहा चलो आज फॉर ए चेंज रिसेंटली लिस्टेड कंपनियों के बारे में बात की जाए। तो आज अपार्ट फ्रॉम जी एंटरटेनमेंट, तीनों स्टॉक मैंने हाल ही के लिस्टेड लिए, नायका, मेदांता और लैंडमार्क कार्स। ठीक है, तो चलिए परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट यहाँ पर आपको दिखेगा भी। इन स्टॉक्स पर हमारी नजर है, और आइए इन नतीजों के बारे में भी थोड़ी डिटेल्स जानते हैं हमारी टीम के साथ।
अरमान, कुशल, नुपुर और साथी आशीष हैं तैयार। अरमान, मॉर्निंग बताएं क्या है आज के ट्रिगर्स। जी, आज भी कई सारे रिजल्ट्स हैं। निफ्टी में आपको अपोलो हॉस्पिटल, ओएनजीसी, आइशन मोटर, ग्रासिम और अडानी इंटरप्राइजेस के नतीजे आते हुए दिखेंगे। F&O में भी 11 कंपनियों के नतीजे आएंगे, जिसमें बाटा इंडिया, भारत फोर्ज, बायोकॉन, बॉश, एनएमडीसी, टोरेंट पावर और कई सारी कंपनियां जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। कैश में भी नतीजों की जो लिस्ट है वो काफ़ी लंबी है, जिसमें से अगर आप कुछ बात करें तो रेडिको खैतान, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, अरविंद फैशन, स्पाइस जेट जैसी कंपनियां हैं, जिनके आदि कई सारी कंपनियां जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। एनसीएलटी हियरिंग है आज जी और सोनी मर्जर पर। एक्स डेट है महानगर गैस में, जहां पर इंटरिम डिविडेंड है 10 का। ग्लोबल के हिसाब से यूएसए का सीपीआई का जनवरी का डेटा आएगा, यूरोप का और जापान का Q4 का जीडीपी का डेटा आएगा। और अंत में अगर आप बात करें तो बैंक ऑफ जापान के जो नए गवर्नर है उनका भी ऐलान होने वाला है। आई थिंक हो चुका है, शायद आ चुका है उनका नाम, काजुयो उएडा। आई होप वो यूएडा साहब कल ही अनाउंस कर गए ना, मगर साहब ने बोला तो आप भूल गए। आ रहे हैं यूएडा साहब आ गया, उन्होंने अनाउंसमेंट हो गया वो। याद रखने का मैं सिंपल, कभी नहीं भूलो ऐसा फॉर्मूला दूं। हैं? देखो पसंद नहीं आएगा लेकिन दे दो, यूएडा। जो महाराष्ट्र में होते हैं वो समझ में आएगा। हाँ, उनको मुंबई वाले समझ आ गए। गए, सबको समझ में यूएडा, यूएडा। मुंबई वाले सब समझ गए। विद ड्यू रेस्पेक्ट टू जापान के गवर्नर साहब, वो आपकी लैंग्वेज में नाम अच्छा ही होगा यहाँ पर याद रखने के लिए, ओनली फॉर दिस पर्पज। करेक्ट, नो हार्ट फीलिंग। आ गए, याद हो गया। ठीक है, तो यूएडा देखो याद रहना बोल के चाहिए, याद आए। और दिल में सम्मान रहना चाहिए। हाँ, बस। ठीक है सर। तो नए गवर्नर भी आ गए हैं जापान के, वहां पर भी आप रखें नजर। आइए कुशल से करते हैं नतीजों की शुरुआत। मॉर्निंग कुशल, बताइए। मॉर्निंग दीप, नतीजों में जी एंटरटेनमेंट मिले जुले नंबर्स हैं। यहाँ पर आय अगर क्वार्टर बेसिस पर देखें तो 4% बढ़कर 2111 करोड़ पर आती हुई दिखी है। साथ ही कंपनी की मार्जिन 14.6% से 16.2% होते हुए दिखे। हालांकि रिपोर्टेड प्रॉफिट 113 करोड़ से घटकर सीधा 24 करोड़ पर होता हुआ दिखा है। एक्सेप्शनल आइटम है करीबन 170 करोड़ रुपए का। जहाँ तक पीएफसी की बात है, मिले जुले नंबर्स यहाँ पर भी है। एनआईआई करीबन 1% गिरी है। हालांकि मुनाफा 26% बढ़कर 3005 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। और कंपनी की जीएनपीए 4.75% से 4.21% अब होते हुए दिख रहे हैं। 3.5 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड भी दिया है। सेल एबिटा लेवल पर तो स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस है, बट ओवरऑल आप देखिए तो यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो कमज़ोर साइड पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मार्जिन्स 14% से घटकर 8% हो गए हैं। साथ ही कंपनी का मुनाफा 68% घटकर 464 करोड़ रुपए पर अब आता हुआ दिख रहा है। आय ऑलमोस्ट फ्लैट रही है। कैश सेगमेंट के स्टॉक्स में न्यू इंडिया इंश्योरेंस है, नंबर्स यहाँ पर अच्छे दिख रहे हैं। मुनाफा 52% बढ़कर 748 करोड़, नेट प्रीमियम रिटर्न भी लगभग 4% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। जय कॉर्प नंबर्स कमज़ोर है, 7.8% से मार्जिन हालांकि थोड़े से बढ़े हैं 8.2% पर कंपनी का मुनाफा आय आप देखिए 20% से ज़्यादा की कटौती इन दोनों ही पैरामीटर्स पर देखने को मिल रही है। श्री रेणुका शुगर नंबर्स मिले जुले यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं, 8.1% पर तो मार्जिन स्टेबल है। हालांकि कंपनी का मुनाफा 66% घटकर 14 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। आय में ऑन द कॉन्ट्रेरी 27% की ग्रोथ है। कैंपस एक्टिववेयर नंबर्स मिले जुले हैं, मार्जिन 21.4% से 19.7%। साथ ही कंपनी का मुनाफा भी 12% घटकर 48 करोड़ पर अब आता हुआ दिख रहा है। आय हालांकि 7.5% की ग्रोथ है। और अंत में कृष्णा डायग्नोस्टिक्स नंबर्स यहाँ पर भी मिले जुले हैं, 28.1% से घटकर मार्जिन लगभग 25% के हैं। कंपनी का मुनाफा 16% गिरकर 14 करोड़ पर, और कंपनी की आय लेकिन 11% यहाँ पर बढ़ती हुई दिखी है। तो मिक्स सेट ऑफ नंबर्स कृष्णा डायग्नोस्टिक्स। ओके, ये है आपके लिए नतीजे। कैश के तो कई सारे नतीजे हैं। नुपुर, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले लिंक्ड इंडिया, जहां पे कंपनी की आय देखेंगे तो 8% से बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा देखें तो 13.5% की ग्रोथ आपको वहाँ नजर आएगी। मार्जिन्स में भी 100 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है। पिछले साल 23% के मार्जिन्स थे, जो अब बढ़कर 24% है। और मुनाफा भी देखें तो वो 68 करोड़ से बढ़कर 110 करोड़ के आसपास आते दिखा है। एनएलसी इंडिया देखें तो यहाँ पर जो कंपनी की आय है वहाँ पर 35% की वाई बेसिस पे ग्रोथ है। कामकाजी मुनाफा 50% से इस बार बढ़कर आया। मार्जिन्स देखे तो 400 बेसिस पॉइंट का जंप है, 33% से बढ़कर 37 करोड़ के आसपास 37% के आसपास आते दिखे। हालांकि एक एक्सेप्शनल आइटम है जिसके चलते कंपनी ने इस बार घाटा 407 करोड़ का दिखाया है।
JR इंफ्रा जहाँ पे जो परफॉर्मेंस है Q3 की वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी की आय में 12% की ग्रोथ दिखेगी। कामकाजी मुनाफा देखे तो 63% की ग्रोथ है। वहाँ भी मार्जिन 18.5% से बढ़कर इस बार 27% के, और मुनाफा भी 122% की रिकवरी यहाँ भी आती दिखी है। MMTC जहाँ पे जो नतीजे वो काफ़ी कमज़ोर है। कंपनी की आय में करीबन 67% का डिक्लाइन है, गिरकर आई है 67% से। इस बार कामकाजी लेवल पे कंपनी ने घाटा 34 करोड़ का रिपोर्ट किया है 19 करोड़ के अगेंस्ट, और जो नेट लॉस है वो भी देखे तो वहाँ भी सुधर कर आया है। इस बार 98 करोड़ का प्रॉफिट आते दिखा है। IRB इंफ्रा जहाँ पे जो नतीजे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आय के फ्रंट पर, लेकिन मार्जिन्स में थोड़ा सा इम्पैक्ट है। 18% से कंपनी की आय बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा देखे तो फ्लैट है, 745 करोड़ के आसपास है, लेकिन जो मार्जिन है वहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट है। 58% से कम होकर इस बार 49% के आसपास आते दिखे। तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट की बात करें तो यहाँ पे जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी की आय में 15% की ग्रोथ आपको दिखेगी YOY बेसिस पे। कामकाजी मुनाफा देखे तो 3 गुना से इस बार बढ़कर आया। मार्जिन 8.5% से बढ़कर 23%, और मुनाफा भी देखे तो 124 टाइम्स इस बार बढ़कर आया है। कैमलिन फाइन साइंसेज यहाँ पे Q3 की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी मिली जुली है। कंपनी की आय तो ऊपर है 2% से, लेकिन कामकाजी लेवल पे देखें तो 10% की गिरावट दिखेगी। मार्जिन में 200 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट है। 14.5% से घटकर इस बार 13% के आसपास आते दिखे। और लास्ट में नेशनल फर्टिलाइजर, यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। घाटे से मुनाफे में भी अब कंपनी आ चुकी है। कंपनी की आय में 2 गुना की बढ़त है, इस बार 10,137 करोड़ के आसपास है। मार्जिन देखें तो 2.5% से बढ़कर 9% के आसपास आते दिखे। और मुनाफा भी देखें तो पिछले साल कंपनी ने लॉस किया था 23 करोड़ का, उसके अगेंस्ट 555 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर आया है। ओके, तो ये है आपके लिए नंबर्स की लंबी लिस्ट। कुछ और नतीजे और खबरें अरमान के पास है, अरमान बताएं इनके बारे में। जी, सबसे पहले पॉलीप्लेक्स के नतीजे आते हुए दिखेंगे। नतीजे आपको कमज़ोर ही आए हैं। आय लगभग 6.5% के आसपास बढ़कर आई है। अगर आप कामकाजी मुनाफे की बात करें वहाँ पे 70% की कटौती है। और मार्जिन्स अगर आप देखेंगे तो 19.9% से गिरकर 20% से गिरकर लगभग 5.6% के आसपास आते हुए दिखे हैं। हालांकि अगर आप इसमें देखेंगे एक्सेप्शनल के हिसाब से एक्सेप्शन तो नहीं है, पर अगर आप ये बात करेंगे कि उसमें अनरियलाइज जो फॉरेन लोन्स है जहाँ पर एक्सचेंज डिफरेंस के चलते 98 करोड़ का जो है अदर एक्सपेंसेस में पार्ट है, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एडजस्टेड EBITDA 42% डाउन है। और मार्जिन्स जो है एडजस्टेड मार्जिन्स जो है 20% से गिरकर लगभग 11% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और कंपनी ने 30 रुपये प्रति शेयर का इंटरम डिविडेंड का जो स्पेशल डिविडेंड का ऐलान भी किया है। IFCI की बात करें तो यहाँ पर कंपनी घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखी है। NIS जो पहले भी नेगेटिव ही थे 82 करोड़ के, वो इस बार भी लगभग 61 करोड़ के नेगेटिव ही है। हालांकि मुनाफे में आपको जो कंपनी को पहले 640 करोड़ के आसपास का जो घाटा था वो लगभग 67 करोड़ के आसपास का मुनाफा आता हुआ दिखा है, क्योंकि जो दूसरी इनकम से उससे सपोर्ट मिलता हुआ दिखा है। खबरों में सबसे पहले हमेशा की तरह अडानी ग्रुप, जहाँ पर हैदनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों में से भी जाँच कर रही है। उसी के साथ साथ जो अदानी समूह में निवेशकों की हानि से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जो अगली सुनवाई होनी है वो 17 फरवरी को होगी। और हैंडनबर्ग मामले में सरकार ने जो कमेटी गठन के लिए तैयार हो गई है, और बुधवार तक अगर आप बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार को इसका देना है जवाब। महिंद्रा एंड महिंद्रा पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अपडेट आता हुआ दिखा है। जनवरी महीने का अपडेट है जिसमें उत्पादन, बिक्री और निर्यात सबके आंकड़े आते हुए दिखे हैं। जनवरी में कुल उत्पादन लगभग 26% बढ़कर आया है, कुल बिक्री लगभग 40% बढ़कर आई है। और अगर आप एक्सपोर्ट की बात करेंगे वहाँ पर भी आपको थोड़ी ग्रोथ देखी गई है 5% के आसपास की। और अंत में स्पाइस जेट पे बात करें तो स्पाइस जेट को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखा है, क्योंकि जो अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइस जेट की जो 270 करोड़ की जो गारंटी है उसे जो है इन्वोक करने को कहा है। अब इसमें होगा क्या कि इसके चलते स्पाइस जेट को 270 करोड़ मारन को 2 हफ्तों में देना होंगे, और उसी के साथ साथ जो ब्याज है वो भी लगभग 75 करोड़ का है, वो भी उन्हें ब्याज भी तय सीमा पर देना होगा। ओके, तो स्पाइस जेट पर भी रखिएगा नजर, इनको कोर्ट की तरफ से झटका लगा है। आइए अब ब्रोकरेजेस पर डालते हैं नजर। FIR मॉर्निंग आशीष, टॉप रिपोर्ट से करते हैं शुरुआत। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए गुजरात गैस, यहाँ पर सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है जहाँ पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। लक्ष्य 570 से घटाकर 560 कर दिया है। 485 की क्लोजिंग है। जेफरीज अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, लेकिन कमेंट्री खास है, कह रहे हैं कि मार्जिन के लिहाज से देखें तो इनके अनुमान से बेहतर
प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन उन्होंने जो लक्ष्य है वो 400 से बढ़ाकर 405 कर दिया। हालांकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि 485 की क्लोजिंग है, तो यहाँ पर नजर रखेंगे। इसके अलावा सेल यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है, इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 83 की क्लोजिंग, 80 रुपए का टारगेट है। जी एंटरटेनमेंट में खास एक्शन आज आपको देखने को मिल सकता है। सीएलए से खरीदारी के राय को बरकरार रखे हैं, 218 की क्लोजिंग है, 325 रुपए का ऊंचा लक्ष्य दिया। वहीं सिटी आप देखिए खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए हैं और लक्ष्य 300 से घटाकर 280। लेकिन दोनों रिपोर्ट्स में एक कॉमन पॉइंट जो है वो ये लिखा गया है कि जो मर्जर है वो मर्जर से एक बड़ा कैटलिस्ट और री रेटिंग के लिए काम कर सकता है, तो यहाँ पर आप फोकस रख के चल सकते हैं। नायका पर गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट आई है, जो लक्ष्य है इन्होंने 233 से घटाकर 200 कर दिया। हालांकि स्टॉक चल रहा है 150 रुपए पर और इन्होंने ईपीएस के अनुमान में 4% और खासतौर पर देखें तो कामकाजी मुनाफा यानी इसके एबिटा के अनुमान में जो है करीब 14 से लेकर 28% की बड़ी कटौती की है, तो नायका पर फोकस रखेंगे। वहीं जेफरीज खरीदारी के राय को बरकरार रखे हैं 200 रुपए के लक्ष्य के लिए। ग्लोबल हेल्थ केयर यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट है, जेफरीज खरीदारी के राय को बरकरार रखे हैं 550 रुपए के लक्ष्य के लिए। जीएसपीएल पर सिटी की रिपोर्ट है, खरीदारी के राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 355 से घटाकर 330 कर दिया है, 266 की कल की क्लोजिंग है। वहीं नोमेरा खरीदारी के राय को बरकरार रखे हैं 470 रुपए के लक्ष्य के लिए। ग्लेनमार्क फार्मा यहाँ पर कल नतीजों का इम्पैक्ट देखने को मिला था, स्टॉक में तेजी भी आई थी। गोल्डमैन सैक्स न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे, लक्ष्य 440 से घटाकर 435, 423 की क्लोजिंग है। वहीं नोमेरा खरीदारी के राय को बरकरार रखे हैं और सबसे ज्यादा बुलिश यही नजर आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो लक्ष्य है तो 580 से बढ़ाकर 633 कर दिया है और ये कह रहे हैं कि सभी सेगमेंट्स में देखें तो इनके अनुमान से बेहतर ग्रोथ देखने को मिली। ओके, तो ये तो रहे आपके लिए टॉप रिपोर्ट्स। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष आपके पास? पांचों मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर यहाँ पर देखिए गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 1600 से घटाकर 1400 कर दिया। ये कह रहे जो तीसरी तिमाही है वो खासतौर पर जो टॉप लाइन है इनके अनुमान से कम आई है, 1313 की क्लोजिंग है। मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, लक्ष्य 1547 से घटाकर 1350 कर दिया है। इसके अलावा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज कल जहां पर आपको बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, सिटी मान रही कि काफी डिसअपॉइंटिंग क्वार्टर रहा क्योंकि इन्वेंट्री बिल्टअप ज्यादा था, इसके चलते इन्होंने खरीदारी के राय को तो बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य है वो 2600 से घटाकर 2400 कर दिया है। हालांकि स्टॉक लुढ़क कर आ गया 2050 रुपए पर। वहीं मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं और ये एक्चुअली में बेरिश नजर आ रहे हैं क्योंकि लक्ष्य इन्होंने 1661 से बढ़ाकर 1711 कर दिया, लेकिन अभी भी करंट मार्केट प्राइस से नीचे है। जेके लक्ष्मी सीमेंट जेफरीज खरीदारी के राय को बरकरार रखे हैं, लक्ष्य में देखिए मामूली 2 रुपए की बढ़ोतरी की है, 900 रुपए का लक्ष्य दे दिया है, 753 रुपए की क्लोजिंग है। और अंत में गुजरात पेपाव यहाँ पर जेफरीज खरीदारी के राय को बरकरार रखे हैं और लक्ष्य 90 से बढ़ाकर 100 कर दिया है, हालांकि स्टॉक चल रहा है 98 पर। ओके, तो ये है सारे के सारे आज रिपोर्ट्स जिनके दम पर दिखेगा आपको भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल। स्वागत करते हैं सभी का पिक ऑफ द डे के साथ। बंसल जी सुप्रभात, शुरुआत करें सर, बताएं पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी मेरा पिक ऑफ द डे है एनटीपीसी, जिसको कल भी हमने दिया था। एनटीपीसी पे खरीदारी की राय है 165, 165 का स्टॉप लॉस लगाना है, 174 के टारगेट के लिए एनटीपीसी है पिक ऑफ द डे। ओके, एनटीपीसी खरीदारी करने की राय, 165 का स्टॉप लॉस, 170। पिक ऑफ द डे में बंसल जी आप 2 सेंटेंस में खत्म कर देते, इसकी कोई खास वजह? सुबह सुबह समय बचाना चाहते हैं? नहीं अनिल जी, ज्यादा कुछ है नहीं। अब एनटीपीसी में क्या बोलूं अनिल जी, अगर मैं एनटीपीसी में बोलना तो मैं चाह रहा हूं कि इसको स्लो मूवर ना माने और गोली की तरह भागेगा, और ना भागा तो अनिल जी आज के मतलब कि इतने बढ़िया दिन लोग मेरे पीछे लग जाएंगे लाल कपड़े पहन के। तो अनिल जी संक्षेप में खत्म कर दिया अनिल जी। आज के बढ़िया दिन मतलब आज के दिन में क्या बढ़िया है ऐसा? अरे अनिल जी आज का दिन देखिए, आज हिमांशु जी देखिए अनिल जी, कल सुबह टाई पहन के आए थे, दोपहर को टाई से गए थे। आज देखिए स्कूल के स्टूडेंट लग रहे हैं अनिल जी, रेड टाई पहन के, बिल्कुल स्कूल के स्टूडेंट लग रहे हैं, मतलब कि 11th 12th की बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। एकदम खास बात है। कुणाल जी को देखो अनिल जी, इतनी मतलब कि खास दिन सर्दी के अंदर अनिल जी, इतनी भी गर्मी नहीं आई है कि हाफ टी शर्ट में घूम रहे हैं ये। तो अनिल जी खास दिन तो है ही आज का। बिल्कुल समझ गया, जो कुछ खास है उन्होंने, वो बंसल जी की खासियत है कि उन्होंने छुपा लिया है, बाकी जो कुछ खास नहीं है वो हिमांशु जी और कुणाल जी के बारे में सब कुछ बता दिया है। सुप्रभात हिमांशु जी, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे।
सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीप, और बंसल जी आपको स्पेशल सुप्रभात। अनिल जी, पिक ऑफ द डे रहेगा आईटीसी, जो कि मुझे लगता है कि 4-5 दिनों की कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छे सपोर्ट के आसपास आ चुका है, और कल इसमें टूवर्ड्स द क्लोज थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम भी बनता हुआ नजर आया था। 374 रुपए का क्लोज है, यहाँ पर खरीदारी करेंगे 370 के स्टॉप लॉस के साथ। 380 से 382 तक के टारगेट्स आईटीसी में आते हुए नजर आ सकते हैं, तो आईटीसी मेरी तरफ से पिक ऑफ द डे। पिक ऑफ द डे आईटीसी ये है स्टॉक जो फिर से एक्शन में आने को है तैयार, और ये हिमांशु जी का पुराना प्यार भी रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। आइए कुणाल जी से जाने उनकी पसंद का शेयर वैलेंटाइंस डे के मौके पर। सुप्रभात कुणाल जी, बताएं सर। अनिल जी, दीपांशु, आप दोनों को और अनिल जी सभी प्रेमी लोगों को मेरी ओर से अनिल जी आज वैलेंटाइन डे की, प्रेमी दिवस की अनिल जी बहुत बहुत शुभकामनाएं अनिल जी। बिल्कुल स्वीकार करें अनिल जी। अरे बिल्कुल सर, स्वीकार है, हम सबको स्वीकार है, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। बताएं सर। तो अनिल जी देखिए, अभी हिमांशु जी ने बात की आईटीसी की, अनिल जी मेरी भी खरीदारी की राय आईटीसी पर ही है। व्हेन इन डाउट बाय आईटीसी। तो जिस तरह का स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है कि आईटीसी में आपको एक सेफ हेवन मिल रहा है। 370 के आसपास एक सपोर्ट चार्ट पर बना है, तो वहां एक स्टॉप लॉस रख ले। 380 384 ये 2 लक्ष्य होंगे। ओके, तो आईटीसी पर खरीदारी करने की राय कुणाल जी की भी है, हिमांशु जी की भी है, दोनों को है पसंद। आइए अविनाश जी को क्या पसंद है जान लें। सर सुप्रभात, बताएं पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा जो आज का स्टॉक पिक है वो एक सीमेंट प्लेयर है, कंपनी का नाम है हेडलबर्ग सीमेंट। अनिल जी, हमको लग रहा है कि सीमेंट सेक्टर आने वाले साल में बहुत स्ट्रांग आउट परफॉर्मेंस दिखाने की कैपेसिटी रखता है, और कहीं ना कहीं हेडलबर्ग ने ऑनगोइंग कैपेसिटी एक्सपेंशन भी प्रोग्राम ऑलरेडी चालू किया था। प्लस रिपोर्ट्स ऐसे भी आ रही है कि शायद सीमेंट पे जीएसटी जो करीबन 28% है वो कम होने की उम्मीद है। तो मुझे लग रहा है कि हेडलबर्ग सीमेंट एक अच्छा वैल्यू पिक साबित हो सकता है अगर किसी के पास 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम है। हमको लग रहा है कम से कम 225-230 का एक टारगेट प्राइस आपको मिलेगा। और दूसरा शेयर जो मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मुझे लग रहा है कि अभी भी इस लेवल पे कोई अगर अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहता है तो 1350 में डेफिनेटली एंट्री करे। मुझे लग रहा है कि FY24 इनके लिए बहुत स्ट्रांग रहेगा। हालांकि देखिए, अभी रिपोर्ट्स ऐसे भी आ रहे हैं कि इस साल का मानसून थोड़ा सा वीक हो सकता है, लेकिन इनके लिए जो सबसे बड़ा पॉजिटिव बात है कि 2 साल की ऑर्डर बुक ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए इनके पास ऑलरेडी रेडी है, तो कहीं ना कहीं अर्निंग्स ग्रोथ में कोई रुकावट नहीं आएगी, और मुझे लग रहा है कि कम से कम 1550 का एक टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे खरीदा जा सकता है। तो ये है आपके लिए राय खरीदारी करने की 2 स्टॉक में। हेडलबर्ग सीमेंट कल नतीजे के बाद थोड़ा कमजोर हुआ था, यहाँ पर आप कर सकते हैं खरीदारी, और साथ ही M&M तो लगातार लंबे समय से अविनाश जी को पसंद रहा है, स्टॉक ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, गजब का एक्शन आता हुआ दिखाई दी। बिल्कुल, तो चलिए इन दोनों काउंटर्स पर रखनी है आपको नजर। आइए फिर कुछ नतीजों के रिएक्शंस की बात की जाए, और कुछ बाकी स्टॉक्स जो हैं वहां पर भी करते हैं फोकस। न्यू इंडिया एश्योरेंस, अविनाश जी कैसे लगे इसके नंबर सर? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज फोकस में भी आई हैं बजट के बाद। 4% ऊपर नेट प्रीमियम आया, 52% से मुनाफा बढ़ा, सॉल्वेंसी रेशियो थोड़ा बढ़कर आया है, क्लेम रेशियो में भी गिरावट रही है इनकी ओवरऑल। क्या कहेंगे सर न्यू इंडिया एश्योरेंस के लिए 100 रुपए का लेवल? नहीं, आई थिंक नंबर्स डेफिनेटली दीपांशु काफी रीएश्योरिंग है, और मुझे लग रहा है कि देखिए कहीं ना कहीं मार्केट को उम्मीद थी कि नंबर्स अच्छे आएंगे। मेरे ख्याल से आने वाले 1-2 क्वार्टर्स के लिए अगर यही ट्रैक्शन कंटिन्यू होता है तो मेरे ख्याल से और भी रीरेटिंग के लिए पॉसिबिलिटी। तो करंट लेवल पे डेफिनेटली लंबी अवधि के लिए काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। लंबी अवधि यानी कम से कम 12-15 महीने का अगर टाइम फ्रेम है तो निवेशकों को ये प्राइस पे जरूर एक थोड़ा सा निवेश करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आने वाले 6 से 12 महीने में एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इन लेवल से बन सकता है। तो बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, इस पर रखिए नजर। लिंडे इंडिया, इस पर भी रखिए नजर। सिद्धार्थ जी की रिकमेंडेशन लिस्ट में रहे रिसेंटली, और कल जय ठक्कर ने भी SPL मिड कैप माफ कीजिए 10 की कमाई में इसके बारे में बात करी थी। कुणाल जी कल नतीजे भी आए हैं चार्ट्स पर। लिंडे इंडिया सर आय 8% बढ़ी है, बट कामकाजी मुनाफा 13% बढ़ा है, और मार्जिन में भी इन्होंने एक्सपेंशन देखा है। एक ऑर्डर के लिए भी ये सक्सेसफुल बिडर रहे हैं। क्या राय देंगे चार्ट्स पर सर? देखिए दीपांशु, मेरा तो पुराना प्रेम है लिंडे इंडिया, और मुझे लगता है कि अभी भी चार्ट बहुत मजबूत है। एक पैटर्न बना है जिसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं, और इस त्रिकोण का ब्रेकआउट आपको चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। तो मेरी राय में ये स्टॉक बिल्कुल किसी भी गिरावट में एक्यूमुलेट करना चाहिए। ट्रेडिंग के योग्य शेयर कभी न था न होगा। मुझे लगता है कि निवेश लायक शेयर है, तो गिरावट में आप इसको एक्यूमुलेट करें तो ये स्टॉक आपको 4200 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो डिप पे मेरी खरीदारी कराएं।
बिल्कुल डिप में खरीदारी की राय रहेगी लिंडे इंडिया, ये आपके रेडार पर भी होना चाहिए। IRB इंफ्रा, हिमांशु जी जरा इसके बारे में भी राय दें, फिर अविनाश जी से भी राय लूंगा। बट हिमांशु जी 18% आय बढ़ी है, एबिटा फ्लैट रहा है, मार्जिन्स में थोड़ी गिरावट है, बट ओवरऑल मुनाफा भी ऑलमोस्ट डबल होकर आया है। चार्ट्स क्या कहती है सर IRB इंफ्रा की? दीप, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरमीडिएट अप ट्रेंड में ये स्टॉक है IRB इंफ्रा। 290 रुपए के आसपास का इसका बंद है। मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर नंबर्स के बाद किसी तरह की वॉलेटिलिटी स्टॉक में देखने को मिलती है और 280-285 का डिप मिलता है तो खरीदारी करके चला जा सकता है। पोजिशनल नजरिए से मुझे ऐसा लगता है कि 260-265 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और हर गिरावट पर स्टॉक में खरीदारी करके चला जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि फिलहाल स्टॉक, अगर मैं पिछले कुछ हफ्तों का चार्ट फॉर्मेशन चार्ट पैटर्न देखता हूं तो 260 से 310-320 ये 50-60 रुपए की रेंज में कंसोलिडेशन करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इवेंचुअली इस कंसोलिडेशन से अपसाइड ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ सकता है और अगर 6 से 8 महीने का नजरिया है तो मुझे लगता है ये स्टॉक नए हाइज बनाने का पोटेंशियल रखता है। नए हाई का पोटेंशियल रखता है IRB इंफ्रा, इस पर रखिए नजर। अविनाश जी आपकी भी राय सर नंबर्स के बाद IRB इंफ्रा? नहीं, डेफिनेटली नंबर्स तो दीपांशु काफ़ी अच्छे थे और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का ट्रैक्शन इस क्वार्टर में देखने को मिला है, हमारा अंदाजा है कि नॉट ओनली थर्ड क्वार्टर बट चौथे क्वार्टर में भी ये ग्रोथ जारी रहेगा। और जिस प्रकार के नए प्रोजेक्ट्स कंपनी ने लिए हैं, नए टोल प्रोजेक्ट्स जो कंपनी FY24 में कमीशन करेगी, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली अर्निंग्स ग्रोथ और जो आउट परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यू रहेगी। तो डेफिनेटली इस लेवल पे थोड़ी सी खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन नज़रिया थोड़ा सा मीडियम टर्म रखें 12 से 18 महीने का, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कंपनी को बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ये है आपके लिए IRB इंफ्रा, इस पर रखें नजर। बंसल जी PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, कल इसके भी नंबर्स हमने आते हुए देखे, थोड़े मिले जुले हैं स्टैंड अलोन बेसिस पर। नेट इंटरेस्ट इनकम 1% गिरी है, मुनाफा 26% बढ़ा है, थोड़ा एसेट क्वालिटी में हमने सुधार भी देखा है। चार्ट्स क्या कहती हैं सर? कल वैसे 3% नीचे बंद हुआ था। दीपांशु, कल चार्ट्स पर एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है, तो मेरा ऐसा मानना है कि 146 के ऊपर निकले तो खरीदना चाहिए और टेक्निकली 140 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो बेचना चाहिए। तो 140 के नीचे बेचें, 140 के ऊपर खरीदें, बीच में कुछ भी ना करें। में कुछ नहीं करना है, ये आपके लिए PFC रेंज में, देखते हैं अगर उस रेंज के बाहर निकलता है। यानी नेशनल फर्टिलाइजर, अविनाश जी इसके काउंटर पर कोई राय सर? आय 2 गुना बढ़कर आई है, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है, कामकाजी मुनाफा 7.25 गुना बढ़ा है, कुछ एडजस्टमेंट्स भी हैं, मार्जिन्स में एक्सपेंशन है, मोर इंपॉर्टेंटली 23 करोड़ के घाटे के सामने 554 करोड़ का मुनाफा आया है नेशनल फर्टिलाइजर सर। इनफैक्ट दीपांशु, दिसंबर का जो परफॉर्मेंस आया है वो सितंबर के क्वार्टर के जैसे ही काफ़ी अच्छा आ गया। इनफैक्ट मार्केट ने पहले इस कंपनी को क्लोजली इसलिए वॉच नहीं किया क्योंकि काफ़ी समय के बाद ये लॉस से प्रॉफिट में आई है। बट मेरे ख्याल से जिस प्रकार का ट्रैक्शन हमको दिसंबर के क्वार्टर में दिख रहा है, कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि आने वाला साल होपफुली अगर मानसून अच्छा रहता है तो एग्री सेगमेंट के लिए डेफिनेटली ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे रहेंगे। हालांकि देखिए, अभी स्काईमेट ने अभी एक फोरकास्ट किया है कि इस साल का जो मानसून है उसमें एल निनो का इफेक्ट ज़्यादा आ सकता है, बट डेफिनेटली करंट वैल्यूएशंस पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। थोड़ा सा नजरिया लंबा रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मानसून में अगर थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस आती है तो स्टॉक में थोड़ी सी अपसाइड जो है वो थोड़ी लिमिटेड रहेगी। तो ये है आपके लिए नेशनल फर्टिलाइजर, देखते हैं कैसा मूवमेंट इस काउंटर पर आता है। नतीजे तो खैर बढ़िया इनके आते हुए दिखे ही हैं। कैमलिन फाइन साइंसेज, कुणाल जी एक बार जरा इसको देखें, काफ़ी समय से रेडार पर नहीं रहा है, ठीक ही नतीजे हैं, आय हल्की बढ़त है, कामकाजी तौर पर थोड़ा प्रेशर आपने देखा है, मुनाफा भी गिर कर ही आया, तो कोई ज़्यादा खास नंबर्स है नहीं। चार्ट्स क्या कहती हैं सर? चार्ट भी कुछ खास नहीं है दीपांशु, हम देख रहे हैं बहुत अरसे से स्टॉक 170 के रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पा रहा है और लगभग हमने कई महीने देखे हैं 170 के ऊपर स्टॉक नहीं निकलता है। तो 170 के ऊपर इसमें ब्रेकआउट आएगा तब इसमें मोमेंटम बनेगा। फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि 140 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट है, तो जिनके पास पोजीशन है 140 का स्टॉप लॉस रख लें, 170 के आसपास मुनाफा बुक करने का प्रयास करें। यह है आपके लिए कैमलिन फाइन साइंसेज। हिमांशु जी, NLC इंडिया 34% आय, ऑलमोस्ट 35% आय बढ़ी है, कामकाजी मुनाफा 50% बढ़ा है, मार्जिन एक्सपैंड हुए हैं और घाटा, ओवरऑल घाटा इनका थोड़ा बढ़कर आया है, बट उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स भी हैं जिसकी वजह से आप ये देख रहे हैं। चार्ट्स क्या कहती है NLC इंडिया सर? 80 का लेवल।
जी, ओवरऑल अगर मैं लॉन्ग टर्म चार्ट देखता हूँ एनएलसी इंडिया का, तो पॉजिटिव चार्ट है और इवेंचुअली एक बहुत ही लंबे समय की कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक फाइनली 70-72 का रेजिस्टेंस जोन पार करने में कामयाब रहा था। नए इंटरमीडिएट हाई लगभग 95 रुपए के लेवल बनते हुए नजर आए और उसके बाद स्टॉक वापस से इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के आसपास सपोर्ट टेस्ट करता हुआ नजर आया है। मुझे लगता है कि स्टॉक 72-74 रुपए का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को होल्ड करने में अगर कामयाब रहता है तो इवेंचुअली यहाँ से हायर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जिनके पास तेजी की पोजीशन है बने रहे, फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है। क्लोजिंग बेसिस पर 72 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ एनएलसी इंडिया में खरीदारी करके चला जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए एनएलसी इंडिया पे खरीदारी करने की राय। आइए, जुड़ चुके हैं सुमित जी हमारे साथ। सुमित जी, सुप्रभात, स्वागत है आपका भी। बताएं सर, पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। ये क्या हुआ? क्या हुआ अनिल जी? भूल गए। ऑड मैन आउट। ये क्या, आप सूट में कैसे? अरे अनिल जी, वो आज वैलेंटाइन डे के ऊपर कुछ पहना था। ओ भूल गए। भाई साहब, चैनल के अलावा काम बिजी थे वैलेंटाइन डे मनाने में, यही भूल गए। चलिए, कोई बात नहीं। सुमित जी जैसे भी बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, स्वागत है आपका। बताएं सर। अनिल जी देखिए, वैसे भी मैच है, रेड और व्हाइट था, तो व्हाइट शर्ट है, रेड टाई है, ब्लेजर भी ऑलमोस्ट रेड टाई भी है। अच्छा तो प्रयास है आपका, हमें सांत्वना देने का प्रयास अच्छा था आपका। बताइए सर। जी, एक काम कर सकते हैं, पिक ऑफ द डे दे दीजिए, फिर उसके बाद अगर आप कोट हटाएंगे तो फिर रेड एंड व्हाइट ही लगेगा। हिमांशु जी से हो जाएंगे आप। जी बिल्कुल, एकदम। बताइए। तो अनिल जी पिक ऑफ द डे के तौर पे स्टॉक भी ऐसा ही है जो वैलेंटाइन डे को सूट करेगा, और स्टॉक का नाम है टाइटन। टाइटन के अंदर यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। टाइटन में यहाँ से तेजी बनेगी। स्टॉक वैसे भी लास्ट कुछ दिनों से तेजी दिखा रहा है और टाइटन में यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए, तो खरीदारी करें टाइटन को। कोई भी डिप आता है तो लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें। ऊपर के अंदर जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 25.75 का पहला टारगेट होगा, 2600 का दूसरा टारगेट होगा, 24.70 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है और 25.75 से 2600 के टारगेट्स के लिए टाइटन में खरीदारी करनी है। ओके, तो ये है आपके लिए टाइटन में खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से, पिक ऑफ द डे। और टाइटन वाकई में टॉप गेनर था निफ्टी का टॉप गेनर था, एक्शन में आ चुका। कल ही हम बात कर भी रहे थे इसकी। आइए बढ़ते आगे, करते हैं शुरुआत फर्स्ट ट्रेड के हेडलाइंस के साथ।